सदा वसले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गुजरात का आया। गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट था और वो जजमेंट ये था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का फॉर्मूला अलग अलग समय पर आर्टिकल 14 में बदलता रहा है। पहले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आया, फिर उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इक्वल्स आया, फिर इन इक्वल्स में क्वालिफिकेशन की बात आ गई। तो सवाल यहाँ पर आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आधार पर। तो आज की तारीख में जो फॉर्मूला है वो है इक्वल पे फॉर इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल क्वालिफिकेशन एंड इक्वल एक्सपीरियंस। जो भी है उसके आधार पर सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, सबकी बराबरी होनी चाहिए। अगर कोई एई है और कोई जेई है, कोई एई से मतलब है कि कोई बीटेक की डिग्री लिए हुए है, कोई डिप्लोमा लिए हुए, हो सकता है कि एक ही साथ काम कर रहे हो, तो उनकी क्वालिफिकेशन में चूंकि फ़र्क है इसलिए सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए क्या हुआ कि पहले जब बीएड का मामला था कि बीएड क्वालिफाइड और बीटीसी क्वालिफाइड दोनों एक ही एग्ज़ाम देकर प्राइमरी स्कूल के मास्टर बनना चाहते थे, दोनों प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए। अब जो बीएड करके आया वो कहता है कि हम ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इसलिए हमको ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें इक्वल्स होना चाहिए। तो सरकारों ने क्या किया कि विशिष्ट बीटीसी का एक फार्मूला रख दिया कि आप एमएससी हैं, आप पीएचडी हैं, आप आप बीएड हैं, आप एमएड हैं, आप कुछ भी हैं, मेरे पास जब आप आए तो आपने विशिष्ट बीटीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इसलिए आप बीटीसी हैं, बेसिक टीचर्स हैं, बेसिक टीचर हम आपको मान के चलेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो तो हम उस विशिष्ट बीटीसी के आधार पर आपको नौकरी दे रहे हैं, आपकी बीएड और एमएड की डिग्री के आधार पर नहीं। करना पड़ता है क्योंकि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स का फार्मूला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, एक व्यक्ति फावड़ा चलाता है और एक व्यक्ति उसका स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप मुझे बताइए कि सैलरी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो भाई जो आदमी पसीना बहाता है, फावड़ा चलाता है, सैलरी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर ये कहा गया कि इक्वल क्वालिफिकेशन चूंकि इसकी नहीं है इसलिए ज़्यादा सैलरी उसकी होनी चाहिए जिसने ये प्लान बनाया। जो बिना फावड़ा चलाए ये सब काम कर लेता है उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है मेडिसिन लाइन पर, चूंकि मेडिसिन का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। मेडिसिन लाइन ये कह रही है कि एक व्यक्ति एक फॉर्मूला, जैसे आप अगर राजीव दीक्षित साहब को सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के पास यानी कि इंग्लिश मेडिसिन में कोई चीज़ है ही नहीं। उनके पास एक कैंची है, स्कैल्पर है, वो बेहोशी की दवा देते हैं और उनको जिस अंग में समस्या लगती है उस अंग को फाड़ कर देखते हैं। उस अंग को फाड़ कर देखेंगे उसमें कुछ इन्फेक्शन है, खरोच देंगे, अलग कर देंगे, और दूसरी उनके पास एंटीबायोटिक है। किसी भी चीज़ की वो एंटीबायोटिक देते हैं। आपको एंटीबायोटिक लीवर को सही करने के लिए तो मालूम पड़ा हार्ट फेल हो गया, हार्ट को सही करने के लिए एंटीबायोटिक दी तो मालूम पड़ा कि वो कुछ और ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश मेडिसिन है यानी कि एलोपैथ जिसको कहते हैं, एलोपैथ के पास किसी भी चीज़ का कंप्लीट सल्यूशन नहीं है। वो हर चीज़ क्वालिफाई के दायरे में आती है। एक चीज़ की फॉर्मूला देंगे, आपके सिर का दर्द कम होगा लेकिन किडनी में इन्फेक्शन चालू हो जाएगा। और वो पेट का ऑपरेशन करेंगे, बच्चा वो पैदा नहीं करवाते, वो पेट फाड़कर बच्चा निकालते हैं। अब उनका पेट फाड़कर बच्चा निकालना, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास स्कैल्पर है, काट कर बच्चा निकाल लेंगे। अब उसमें 6 लेयर 7 लेयर होती हैं, वो 2 ऊपर की बांध दी, बोले अपने आप रिपेयर हो जाता है। अब इसका दूसरी बात समझिए। अब एक डॉक्टर ऐसा है जिसको ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑपरेशन करता ही नहीं है, उसको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करता है, नब्ज पकड़ता है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना ज्यादा टेक्निकल तरीके से वो पढ़ता है कि वो नब्ज पकड़कर बताता है कि आपको टॉयलेट कैसी हुई होगी, पेट में आपने कल क्या खाया था, आपको क्या समस्या हो सकती है, आपकी नब्ज के आधार पर बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उसने भारतीय पद्धति को बड़े अच्छे से पढ़ा, समझा और अनुभव प्राप्त किया। अब इसके बाद वो व्यक्ति के ऑपरेशन का नंबर ही नहीं आने देता। जैसे जॉन स्मिथ की बात कही गई तो आपको याद होगा
राजीव दीक्षित जी का एक लेक्चर था जिसमें ये कहा गया कि भाई जब भारत में मैकाले पद्धति लागू की जा रही थी एजुकेशन में, तो उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था। उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन करते समय जो यहाँ से जो जो हिंदुस्तान के विषय में बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हम भारत को ऐसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। भारत में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पर गुरुकुलों की संख्या बहुत है, वहाँ यूनिवर्सिटियों की यानी कि महाविद्यालयों की संख्या बहुत है, वहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत है। अब ये जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हैं, इनकी इतनी संख्या है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट मेटलर्जी में, आयुर्वेद में और ऑपरेशन में ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और यहाँ ऑपरेशन तो नहीं कर देता है। तो एक इलस्ट्रेशन भी उन्होंने बताया कि भाई हैदर अली की सेना से युद्ध हो गया तो एक अंग्रेज की नाक कट गई। जो व्यक्ति बखान कर रहा था वो कह रहा मेरे दादाजी थे, उनकी हैदर अली ने नाक काट दी। वो नाक अपनी पकड़े हुए कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, कह रहा भैया क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मेरी नाक में चोट लग गई। तो वो अपनी बैलगाड़ी पर बिठाकर एक गाँव में ले गया। उस गाँव में वो एक जो 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 नाई था, नाई के पास ले गया, क्योंकि नाई कटिंग करता है, उससे गलतियां हो जाती हैं। नाई ने उसका ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन करने के बाद उनकी नाक चकाचक हो गई। तो इतना जनरलाइज फार्मूला था कि अगर यहाँ ऑपरेशन भी करना पड़े तो फिर ऑपरेशन एक्सेप्शनल लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी को किडनी या लीवर का इन्फेक्शन होता है, तो जो क्रिएटिनिन की बात आती है, सीरम क्रिएटिनिन, वो फाइनल स्टेज पर दिखाई पड़ता है, लेकिन एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है बिना किसी कारण के। एडी के नीचे से कुछ नर्व्स में पेन होना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स चेहरे से दिखाई देने लगते हैं, बॉडी में कुछ अलग से सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। आयुर्वेद वाला उसको शक्ल देखकर पहचान लेता है, नहीं तो नब्ज देखकर तो 100% पहचान लेता है, और वो बता देता है कि आपको किडनी का इन्फेक्शन होने वाला है। अगर उसको डायग्नोज करने से पहले उसका सीरम क्रिएटिनिन चेक किया जाता है तो संभव है कि वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथ बिल्कुल तब बताता है जब फाइनल स्टेज आता है, क्योंकि उसको सिम्टम्स से नहीं पता लगता। उसको तो जब फीवर आ जाएगा तब पता लगेगा, जब किडनी फेल हो जाएगी तब पता लगेगा, जब लीवर फेल हो जाएगा तब पता लगेगा, जब हार्ट अटैक हो जाएगा तब पता लगेगा, हार्ट में दर्द होने लगेगा तो पता लगेगा, ब्रेन हेमरेज हो रहा होगा या हो गया होगा तो पता लगेगा। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सिम्टम से बता देता है कि ये होने वाला है और उसको क्योर कर लेता है। अब सवाल यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट के सामने ये आया कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिसिन की वो खोले गए। आजकल यही फैशन चल रहा है सरकारी ऑफिसेस में भी, सरकारी अस्पतालों में भी, कि भाई एलोपैथ का हॉस्पिटल चल रहा है, उसको बढ़ावा, आयुर्वेद को बढ़ावा और होम्योपैथ को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक अलग से क्लिनिक खोल दिया जाता है। उस क्लिनिक पर लोग अपना दिखाते हैं। भारत में आज भी ये पक्की बात है कि जब तक फेल्योर नहीं होता तब तक वो आयुर्वेद का ही काम करता है। वो आयुर्वेद किचन में काम कर रहा हो या आयुर्वेद का कोई और फार्मूला, किचन से मतलब है किचन विज्ञान, उसमें वो कहता है मेथी खा लेना, ये खा लेना, सौंफ फक लेना, अजवाइन खा लेना, ऐसे कुछ फार्मूले बताते हैं। आज भी हमारे यहाँ दादी काकी के ये नुस्खे 90% परिवारों में फॉलो किए जाते हैं। लेकिन और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने जो WHO है, WHO में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। गुजरात में उसका एक उद्घाटन भी किया WHO ने, और गुजरात में ही उस ट्रेडिशनल मेडिसिन की कार्यशालाएं, रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में खोले जा रहे हैं। और उसके 10 साल के ऑपरेशनल मैनेजमेंट का भी इंतजाम मोदी सरकार ने किया कि हम इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या कारण रहा होगा? कारण वही रहा होगा कि एलोपैथ के पास सबका सोल्यूशन नहीं है। एलोपैथ काट के निकाल सकता है, जैसे आपकी किडनी फेल हो गई तो किडनी फेल क्या करेगा, वो ट्रांसप्लांट कर देगा, इसको निकाल कर उसकी लगा देगा, लेकिन वो रिपेयर नहीं कर पाते, ऐसा लोग कहते हैं। लीवर में भी ये लीवर फेल हो गया तो फिर वो रिपेयर नहीं कर पाते, लेकिन आयुर्वेद आज भी उसको रिपेयर कर लेता है। आयुर्वेद के अलावा जो स्वास्थ्य विज्ञान है, जिसको आप योगासन कहते हैं, बाबा रामदेव वाला सिंपल फार्मूले में समझिए, तो उसके पास आज भी उसकी क्योरिटी है, वो उसको कर लेता है। कोरोना के टाइम पर हमको मतलब मैं उसको श्योरली कह सकता हूँ, जो अगल बगल देखने को मिला, 90% लोगों ने कोरोनिल खाकर अपना स्वास्थ्य ठीक किया है। उस सेकंड वेव जब चली थी तो ये हो गया था हॉस्पिटल जो जाएगा वो निकल लेगा, ऐसा बहुत कुछ चला था हमारे देश में, और ये हो भी रहा था कि हॉस्पिटल गया नहीं कि वो निकल लिया। लेकिन कोरोनिल खाकर, ये आयुर्वेद का इंतजाम कर कर, मतलब एलोपैथ भी ये कह रहा था उस समय कि आप गिलोय पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, आप, और एलोपैथ के हॉस्पिटल में भी काढ़ा पिलाया जा रहा था।
मतलब उनको मालूम था कि अगर कोई क्योर कर सकता है तो ये आयुर्वेद कर सकता है, एलोपैथ के पास इसका कोई सलूशन नहीं है। तो गुजरात में जो 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 हॉस्पिटल्स हैं उनमें आयुर्वेद का भी इंतजाम किया गया, लेकिन आयुर्वेद की सैलरियां बहुत कम है, एलोपैथ की सैलरियां ज़्यादा हैं। तो आयुर्वेद वालों ने कहा कि हमें बराबर सैलरी दी जाए, हम एक ही काम कर रहे हैं, दोनों लोग दफ्तर में सवेरे 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे हम जाते हैं, 10 से 6 वो भी ड्यूटी देते हैं, हम भी ड्यूटी देते हैं, हम भी हॉस्पिटल में वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। बस इतना सा है कि वो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में दे रहे हैं जिसको मोदी जी बढ़ावा देना चाहते हैं, और ये जो एलोपैथ वाले हैं वो इंग्लिश मेडिसिन में दे रहे हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने इक्वलिटी बिफोर लॉ का आदेश कर दिया और ये कहा कि नहीं, दोनों डॉक्टर हैं इसलिए दोनों को समान सैलरी दी जानी चाहिए, दोनों विधाएं एक सी हैं, दोनों सुपीरियर हैं, कोई इनमें इंफीरियर नहीं है सके। सरकार चली आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब आयुर्वेद वाले जो हमने रखे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी सैलरी में रखे होंगे, उनसे एलोपैथ वालों का कंपेयर नहीं किया जा सकता। एलोपैथ की जो सैलरियां हैं हॉस्पिटल में वो 5-5, 10-10 गुना ज़्यादा है, तो एलोपैथ और होम्योपैथ की सैलरियां क्यों कम? सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस हुई। बहस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल आंसर दिए वो जानने योग्य है कि हमारे देश को पता होना चाहिए कि आखिर क्या है। उन्होंने कहा सेक्शन 176 सीआरपीसी का जब आप लेंगे तो उसमें जो पोस्टमार्टम की बात आती है, तो पोस्टमार्टम तो एलोपैथ का डॉक्टर ही कर पाता है, वो तो कर ही नहीं पाता आयुर्वेद वाला। और आयुर्वेद वाला चूंकि पोस्टमार्टम नहीं कर पाता, आयुर्वेद वाला इंजेक्शन उसको अलाउ नहीं है, सर्जरी उसको अलाउ नहीं है। क्या जानने की कोशिश हम नहीं करेंगे कि सर्जरी अलाउ क्यों नहीं? क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया हो तो भी उसको रिपेयर किया जा सकता है। ये आयुर्वेद की अपना सिद्धांत है। बॉडी अभी थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम चलने लायक हो जाए तो बॉडी के सारे अंग खराब हो गए तो भी आयुर्वेद उसको रिकवर कर सकता है और करता ही है। आज भी कैंसर का इलाज आयुर्वेद के पास है, वो कैंसर खत्म कर देते हैं, भले वो गौमूत्र पिलाएं, कुछ और वो पिलाएं, ये करें वो करें। तो ऐसे लाइलाज बीमारियां जिनके बारे में कहा गया है कि नहीं इसका इलाज ही नहीं, उसका इलाज भी आज आयुर्वेद के पास है। इसमें कोई दोहराए नहीं है और ये वेल प्रूव्ड है। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ, उस आर्गूमेंट में कहा गया कि नहीं, एलोपैथ के डॉक्टर पोस्टमार्टम कर लेते हैं, सर्जरी अच्छी कर लेते हैं, उनके पास भीड़ भी बहुत लगती है, लोगों का विश्वास उनके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स नहीं है, यानी कि वो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होनी चाहिए। इक्वलिटी अमंग इक्वल्स में वो नहीं आते क्योंकि उनके पास ज़्यादा भीड़ नहीं आती है आयुर्वेद वालों के पास। आयुर्वेद वालों को सर्जरी करनी नहीं आती। सीआरपीसी में जो केसेस आते हैं उन केसेस में भी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो आयुर्वेद को अलाउड नहीं है पोस्टमार्टम करना। आयुर्वेद जब बना होगा तब क्राइम रेट भारत में था ही नहीं और पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी। हम सत्य बोलने वाले लोग थे और सत्य बोलने वाले लोगों के आधार पर हम जो सत्य कह दिया, जो बयान आ गया वो हो गया। गीता के ऊपर कसम खाई, सीधा सीधा बोल दिया, गंगा जी की कसम खाई, सीधा सीधा बोल दिया। अपने को क्रॉस एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं होती थी। आज अंग्रेजों के आने के बाद चूंकि धूर्त नीति भारत में आ गई और धुरपटास नीति के तहत अब भाई सब झूठ बोलने लगे, तो फिर आयुर्वेद एलोपैथ के पास वो स्कैल्पर भी था, वो भी था काटने वाला, तो उन्होंने काट काट के देखना अंदर शुरू कर दिया, खोपड़ी निकाल कर देखना शुरू कर दिया, आखिर क्या टूटा फाटी हो गई फिजिकली। आयुर्वेद को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हाँ ये है कि पोस्टमार्टम की जो अनुमति आयुर्वेद को नहीं है वो मुझे लगता है अनुमति दे देनी चाहिए, सर्जरी की अनुमति दे देनी चाहिए, उसको दोनों आयुर्वेद और एलोपैथ को मिलाकर कोई नया कोर्स चला लेना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में आयुर्वेद कमजोर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि कोई भी मेडिसिन की विद्या कमजोर है, कोई भी मेडिसिन की विद्या हल्की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया कि नहीं, इनकी सैलरी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि एलोपैथ का फॉर्मूला दूसरा है, उनको ज़्यादा मेहनत पड़ती है, उनको ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और ये वो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो सराखों पर है ही, माना भी जाएगा। उनके जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स उसको मानेंगे भी, मजबूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़ेंगे, फिर तो हर आदमी यही कहेगा कि साहब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ, जो WHO चाहता है, जो भारत की सरकार चाहती है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन एविडेंस बेस्ड हम उसकी रिसर्च कर लें और उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, तो कोई उधर जाना ही नहीं चाहेगा। जब वो अपना परिवार पोषण नहीं कर सकता भारतीय पद्धति में, अंग्रेजी पद्धति में कर पाएगा, लूट खसोड़ अंग्रेजी पद्धति में ही सही से है, तो फिर आप बता दीजिए कि आप आईसीयू में डालकर उसको जबरदस्ती मुंह में वो पाइप लगा देते हैं, ऑक्सीजन पाइप, तो मरने के बाद भी ऐसा लगता रहता है कि वो चल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उसको धक्का देकर उसका पेट चलाती है।
इतनी इतने धोखे जिसको न देखा हो वो गब्बर इस बैग देख ले तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आयुर्वेद एलोपैथ वाले करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कम से कम ये गंदगी नहीं है, गंदगियां बिल्कुल नहीं है। आपकी नब्ज देखी, वो आपको ऊपर से क्योर करेगा। ऑपरेशन का चक्कर ही नहीं है, पेट फाड़ने का चक्कर नहीं, आईसीयू का चक्कर नहीं, आईसीयू की उनको जरूरत नहीं है। वो उसको नब्ज देखकर उसको क्योर कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है इसमें आर्गूमेंट सही से नहीं हो पाए होंगे। सरकार बढ़ावा देना चाहती है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, सरकार WHO बढ़ावा देना चाहता है, पूरे विश्व की ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम देखना चाहते हैं, यानी कि भारतीय पद्धति को पूरा विश्व देखना चाहता है। भारतीय पद्धति ने पूरे विश्व को आश्वासन भी देकर रखा है कि भाई बिना मेडिसिन के, बिना एलोपैथिक की मेडिसिन के, बिना ऑपरेशन के भी कोई चीज़ क्योर हो सकती है और हो रही है। फिर आप मुझे बता दीजिए कि क्यों उसका ऑपरेशन किया जाए, ज़रूरत है तो करवाना चाहिए। लेकिन जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट से मुझे लगता है इसके रिपरकेशन भी होंगे। सरकार कैसे क्योर करेगी, सरकार अगर बढ़ावा देना चाहती तो कैसे बराबर बढ़ावा देगी, ये सरकार तय करे। लेकिन मुझे लगता है कि इस जजमेंट के रिपरकेशन अच्छे खासे आयुर्वेद के ऊपर पड़ेंगे और होम्योपैथ के ऊपर पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।